एंट्रीज हमें बनानी है हायर परचेजर की बुक्स में भी, हायर वेंडर की बुक्स में भी, दोनों की बुक्स में हमें अकाउंटिंग करनी है। लेकिन पहले हम हायर परचेजर की बुक्स में सीखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे होगी। अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है: टोटल एसेट वैल्यू मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड एंड एसेट एक्रूअल मेथड। 95% केस में हमारा टोटल एसेट वैल्यू मेथड ही चलेगा, 4% केस में हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड चलेगा, और 1% केवल, ये एक ऐसे ही इमेजिनरी है वैल्यू, आपको थोड़ा सा वेटेज समझाने के लिए कि किस मेथड की क्या वैल्यू है। एसेट एक्रूअल मेथड ना के बराबर चलता है। तो मैं आपको तीनों ही मेथड समझाऊंगा, लेकिन हमारा ज्यादातर हर जगह टोटल एसेट वैल्यू मेथड ही चलता है, वो यूज में आता है। टोटल एसेट वैल्यू मेथड, इस मेथड में हम टोटल जो कैश प्राइस है उसी पर ही हम असेट को रिकॉर्ड करते हैं। हमने एक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम लीगल पोजीशन, लीगल सिचुएशन के हिसाब से नहीं, एक्चुअल के हिसाब से करते हैं। मतलब जैसे हमने कोई एसेट खरीदी है हायर परचेज सिस्टम पर, लीगली हम अभी उसके ओनर नहीं बने हैं, लीगली ओनर हम बनेंगे आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। लेकिन एक्चुअल में तो ओनर हम ही हैं, हम इसे यूज करें एज ए ओनर, हम एंजॉय कर रहे हैं उसको। तो अकाउंटिंग करते हुए, क्योंकि हम अकाउंटिंग पॉलिसी होती है हमारी सब्सटेंस और फॉर्म के बिहाफ पर, तो हम लोग चाहे ओनर नहीं है फिर भी उसे ओनर की तरह मानेंगे, और हम एसेट को टोटल वैल्यू पर बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि वो हमारी एसेट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल एसेट को हम लोग लिख देंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो हम पूरा का पूरा जो कैश प्राइस होता है उस पर हम एसेट को दिखा देते हैं, और वेंडर में भी हम टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग की दिखा देते हैं। हमें पता है कि एसेट को परचेज करने की एंट्री क्या होती है, एसेट डेबिट टू वेंडर। तो यहां पर हम हायर वेंडर लिख देते हैं, और अगर 60,000 कैश प्राइस है और हायर परचेज प्राइस 65,000 है, तो हम 60,000 कैश प्राइस पे टोटल एसेट को दिखा देते हैं। जो इंटरेस्ट है, जब जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हायर वेंडर क्रेडिट होता रहेगा। तो लिखा पीरियोडिक इंटरेस्ट इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट इज डेबिटेड विद द ऑल कैश पेमेंट मेड। फिर जब पेमेंट होगी, हायर वेंडर टू बैंक पेमेंट की एंट्री, किसी को भी पेमेंट करते हैं तो यही एंट्री बनती है। जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो टोटल कैश प्राइस पे लगेगा। तो डेप्रिसिएशन जब लगेगा, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट, तो 60,000 पे लगेगा। मान लिया 60,000 का 10% है, कैश प्राइस का 10%, तो 6,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो टोटल कैश प्राइस पर हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। द इंटरेस्ट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फिर ईयर एंड में P&L में ट्रांसफर हो जाते हैं, P&L टू इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में एसेट दिखाई देता है WDV पर, कैश प्राइस मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, और जो हायर वेंडर है उसका अकाउंट हमारा दिखाई देता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर। तो इस मेथड को कॉपी पर लिखना शुरू करते हैं आप और हम सब, ठीक है। समझते हैं इसको कैसे करेंगे। लिखिए सबसे पहले एंट्री टोटल एसेट वैल्यू मेथड, हेडिंग डाल लीजिए टोटल एसेट वैल्यू मेथड।
तो इसमें एंट्री हमारी जो बनेगी वो बनेगी हायर परचेजर की बुक्स में 3 मेथड है हमें पता है, और वो मेथड कौन कौन से है? टोटल एसेट वैल्यू मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, है ना। लेकिन हम लोग सबसे पहले कौन सा मेथड सीख रहे हैं? टोटल एसेट वैल्यू मेथड, या क्रेडिट परचेज मेथड भी बोलते हैं इस मेथड को, ठीक है। तो इसमें एग्रीमेंट जब साइन होता है तो हमें पता है कि असेट हमारी डेबिट बैलेंस होता है, हम रूल भी पढ़ते हैं, डेबिट असेट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और हमें पता है कि जो असेट का डेबिट बैलेंस होता है, जब भी असेट इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं। तो जब भी हमारी एग्रीमेंट साइन होगा तो हम असेट को डेबिट करेंगे, लेकिन टोटल कैश प्राइस से। तो आप जब एंट्री लिखेंगे तो लिखेंगे असेट अकाउंट डेबिट और टोटल कैश प्राइस। ये पैसा अभी हमने दिया नहीं है, ये पैसा अभी हमने देना है, क्योंकि हमने ये पैसा देना है तो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर। तो टू हायर वेंडर अकाउंट। जब मैं जर्नल एंट्री सिखाता हूं तो मैं रूल नंबर 1 to 8 बताता हूं। उस रूल नंबर 1 to 8 में वो आप सबको पता होगा, रूल नहीं पता तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हमारी एसेट से रिलेटेड होता है। एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। रूल नंबर 3 and 4 एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है, जब एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है, ठीक है। और जब हमारा असेट एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं। असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, असेट डिक्रीज होता है क्रेडिट, उसी हिसाब से एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट और एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, है ना। फिर आता है हमारा रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6 इनकम से रिलेटेड। क्या कहता है? इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, क्योंकि इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो रूल नंबर 5, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, और रूल नंबर 6, इनकम कम होगी तो डेबिट, ठीक है। और लास्ट में रूल नंबर 7 एंड रूल नंबर 8, ये किस चीज से रिलेटेड है? लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट। तो ये रूल नंबर 1 to 8 ये हर एंट्री के सामने मैंने लिखे होते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्यों डेबिट कर रहे हैं और क्यों क्रेडिट कर रहे हैं किसी भी चीज को, ठीक है ना। तो हमने असेट को डेबिट किया और हायर वेंडर को क्रेडिट किया। हायर वेंडर को क्रेडिट करा तो रूल नंबर 7 की वजह से लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं हम, ठीक है। टोटल कैश प्राइस आएगा यहाँ पर, इस एंट्री में कोई टेंशन किसी को। उसके बाद जब डाउन पेमेंट होती है, किसी को भी हम पेमेंट करते हैं तो हमारा कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, जो असेट है। असेट रिड्यूस होती है तो क्रेडिट होती है रूल नंबर 2 के हिसाब से। और जब हम लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, वो रिड्यूस होती है तो डेबिट होती है। तो इसका मतलब रूल नंबर 8 हमने जो सीखा, वेंडर डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, हमने किसी को पेमेंट करी, लायबिलिटी रिड्यूस होगी, डेबिट होगी। डेबिट द रिसीवर आप पर्सनल अकाउंट का रूल भी लगा सकते हैं। आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, या क्रेडिट द गिवर, बैंक पेमेंट करने वाला है तो टू कैश या बैंक अकाउंट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर टू बैंक। ये एंट्री नोट हो गई आपकी, समझ में भी आ गया आपको।
जब ईयर एंड पर या जब भी इंस्टॉलमेंट ड्यू करने की डेट है, अगर एनुअली इंस्टॉलमेंट है तो 1 साल के एंड में, अगर वो क्वार्टरली है तो हर 3 महीने बाद, हाफ ईयरली है तो हर 6 महीने बाद, मंथली है हर महीने। जब भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट हायर परचेजर के लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को हम हमेशा डेबिट करते हैं रूल नंबर 3 के हिसाब से। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा रूल नंबर 3 के हिसाब से। हमने पढ़ रखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ये इंटरेस्ट हमने किसको देना है? वेंडर को देना है, और वेंडर हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि उसे फ्यूचर में पैसा देंगे तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट, तो इसलिए वेंडर को क्रेडिट कर देंगे। रूल नंबर 7 में हमने अभी देखा भी था। तो हमने इंटरेस्ट डेबिट कर दिया, हमारा एक्सपेंस है, लॉस है, और वेंडर को क्रेडिट कर दिया, उसे पेमेंट करना है। इंटरेस्ट किस चीज पर लगता है? आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पर। टेबल बनाकर हम कैलकुलेट करते हैं। और जब हम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देते हैं तो हायर वेंडर डेबिट हो जाता है, डेबिट द रिसीवर, हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो डेबिट हो जाता है। रूल नंबर 8, तो हायर वेंडर डेबिट, रूल नंबर 8 हायर वेंडर को डेबिट कर देते हैं हम लोग, और हमारी जेब से पैसा चला जाता है तो टू कैश या बैंक, जब भी पैसा जाता है तो हमारा कैश या बैंक क्रेडिट हो जाता है, और जब भी पैसा आता है तो कैश बैंक डेबिट हो जाता है। तो एंट्री हो जाएगी जब भी हम पेमेंट करेंगे हायर वेंडर टू बैंक। इसमें जो आएगा हायर परचेज प्राइस आएगा, मतलब कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट होगी हमारी, ठीक है ना। हर साल जो इंटरेस्ट का अमाउंट आता है वो हम पेमेंट करेंगे और कैश प्राइस भी देंगे। मतलब जो इंस्टॉलमेंट है वो लास्ट कॉलम जो टेबल बनाते हैं उसमें जो हमने लास्ट कॉलम बनाया था हायर परचेज प्राइस का, वो वाला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एक्सपेंस लॉस होता है, डेबिट होता है रूल नंबर 3 के हिसाब से, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट रूल नंबर 3 के हिसाब से। और डेप्रिसिएशन के बाद असेट रिड्यूस होती है रूल नंबर 2, असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये जो डेप्रिसिएशन लगेगा ये कैश प्राइस पर लगेगा, तो कैश प्राइस पर लगेगा हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा, सॉरी, वो कैश प्राइस पर होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम नॉमिनल अकाउंट्स को P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो यहाँ पर दो है, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा डेप्रिसिएशन। दोनों का डेबिट बैलेंस है क्योंकि दोनों ही एक्सपेंस लॉस है, और इनको क्रेडिट करेंगे ट्रांसफर करने के लिए, डेबिट करेंगे P&L अकाउंट को, तो एंट्री हो जाएगी P&L डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। यहाँ पर कोई रूल नहीं है, ये ट्रांसफर एंट्रीज है। ट्रांसफर करने के लिए जो एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट था उसे क्रेडिट कर दिया और P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये थे हमारी एंट्रीज। इसमें से जो फर्स्ट एंट्री थी और सेकंड एंट्री थी एसेट को परचेज करने की और डाउन पेमेंट की, वो केवल फर्स्ट ईयर में एंट्री बनेगी, हर साल नहीं बनेगी। बाकी एंट्रीज हर साल बनेंगी। तो ये था हमारा मेथड किस चीज का? टोटल एसेट मेथड था हमारा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे पहले इस मेथड को समझते हुए।